Hellcat. Hello friends, welcome back to your own YouTube channel Exploring Education. In this video we are going to have a discussion about the basic aspect of demand. As you all know that in previous video we have already made a discussion about the basic concept of demand. In previous video we have made a discussion about the definition of demand. Then उसके बाद हमने बात की थी कि जो डिमांड्स हैं उसको किस प्रकार से हम क्लासीफाई करते हैं. जैसे हमने बात की थी इंडिविजुअल डिमांड की बात की थी, डिमांड शेड्यूल की, और उसके बाद हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात की थी. ठीक है, अब इस चैप्टर जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप. अब सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि डिमांड कर्व का मतलब क्या है. जब हम डिमांड कर्व की बात करते हैं तो जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है, जो हमने टेबल के माध्यम से ये समझा था कि इंडिविजुअल डिमांड जो होती है, कंज्यूमर जब प्राइस में चेंजेस होते हैं तो उसके रिगार्डिंग किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड में किस प्रकार चेंज करता है, यानी उसकी जो खरीदने की कैपेसिटी है, मैं कहूँ यहाँ मतलब जो खरीदने के प्रति उसका जो ओपिनियन है वो कैसे चेंज होता है. मीन्स प्राइस ज़्यादा होता है तो क्वांटिटी कम कर लेता है, और प्राइस ज़्यादा कम होता है तो क्वांटिटी क्या होता है, ज़्यादा कर लेता है. वहाँ पे दो तरह से हमने क्लासीफाई किया था कि हमने बात की थी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जहाँ केवल एक कंज्यूमर के रिगार्डिंग हमने कंसिडर किया था कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर कितनी डिफरेंट क्वांटिटी क्या करता है, किसी कमोडिटी की परचेज करता है. ऑन द अदर हैंड वी हैव ऑलरेडी मेड ए डिस्कशन अबाउट द मार्केट डिमांड शेड्यूल वेयर वी हैव मेड ए डिस्कशन अबाउट द वेरियस नंबर ऑफ कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करते हैं. मतलब मार्केट में हम बात करें कि एक से ज़्यादा अगर कंज्यूमर हैं तो वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे डिफरेंट कमोडिटीज़ की कितनी कितनी क्वांटिटी क्या करते हैं, परचेज करते हैं. ठीक है, तो जो डिमांड शेड्यूल हमने देखे थे, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे मार्केट डिमांड शेड्यूल हो, जब उन डिमांड शेड्यूल के हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रोवाइड कराते हैं, यानी जो डाटा मुझे वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, एक टेबल जहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन मुझे दिखाया गया है, किस प्रकार वो वर्क करते हैं, जब उस रिलेशन को मैं ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसको मैं दे देता हूँ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिमांड कर्व में. ठीक है, यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल नोन एज डिमांड कर्व. क्लियर है चीज. अब डिमांड कर्व को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया. सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व की, और दूसरा जो हमारा डिमांड कर्व है वो कौन सा है, मार्केट डिमांड कर्व. अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मतलब जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि कंज्यूमर को, अगर हम कंज्यूमर का जो रिएक्शन है मतलब एक पर्टिकुलर कमोडिटी के रिगार्डिंग उसके डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर, जब जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमने बनाया था, अगर उस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व में. वहीं जो मार्केट डिमांड शेड्यूल हमने देखा था, जब मार्केट डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफिकल या ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्केट डिमांड कर्व में. अब अगर हम बात कर लें तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे मैं ये कंसीडर कर सकता हूँ, ये मेरा क्या हो गया, डीडी कर्व हो गया. यहाँ पे मैं बात कर लूँ प्राइस की और यहाँ पे मैं बात कर लूँ क्वांटिटी की. अब इस डिमांड कर्व से मुझे पता क्या लग रहा है कि सिंपल सी बात है, अगर मैं प्राइस की बात करूँ यहाँ से कम हुआ तो डिमांड यहाँ से यहाँ चली गई, तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है, क्वांटिटी की इंक्रीज हो रही है. और कुछ इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुझे ध्यान रखना है कि ये जो डिमांड शेड्यूल है ये मार्केट डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो चेंजेस मार्केट में होते हैं, जो चेंजेस मार्केट में होंगे किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस के रिगार्डिंग, उसकी क्वांटिटी डिमांड या उसके रिगार्डिंग जो चेंजेस होंगे प्राइस में, उसके रेस्पॉन्स में वो जो कंज्यूमर मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कस्टमर मार्केट में अवेलेबल हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे. जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर तो वो क्या हो जाता है, मार्केट डिमांड कर्व. यानी यहाँ पे सिर्फ मुझे इतना ध्यान रखना है, इनकी डेफिनेशन के रिगार्डिंग ज़्यादा मुझे कंसिडर नहीं करना. ठीक है, अब इससे आगे जो चीज़ें मेरे सामने होंगी उनमें हम बात करेंगे. जो अच्छा एक पॉइंट और आता है कि हम बात करें स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का मतलब क्या है, जब हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मुझे मिलता है, ये क्या है, डाउनवर्ड. अब जब हम बात करते हैं किसी कर्व के बारे में कि उसका स्लोप डाउनवर्ड है या स्लोप्स डाउनवर्ड है वो, तो उस केस में मुझे दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि फर्स्ट वन इज
कि वो जो कर्व है वो टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे आता है। यहां पे अगर बात करें कर्व यहां से शुरू हो और यहां से कहां गया, इधर। इसकी अगर बात करें तो ये कहां गया, यहां पे। तो पहला डाउनवर्ड का मीनिंग क्या हुआ कि टॉप टू बॉटम वो ऊपर से क्या होता है, नीचे आता है। और दूसरा जो एस्पेक्ट है कि वही कर्व लेफ्ट टू राइट भी क्या करता है, स्लोप करता है। यानी डाउनवर्ड स्लोप का मतलब क्या हुआ कि पहला तो टॉप टू बॉटम और दूसरा क्या है, लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे ये दोनों चीजें वेरीफाई हो रही हैं। पहला मैंने बात की टॉप टू बॉटम, ये क्या हुआ, नीचे गया। और उसके बाद अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे जैसे जैसे हम इसको देखते जाएंगे ये लगातार लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, एक्सेस होता जा रहा है। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो डाउनवर्ड स्लोप का मतलब क्या हुआ, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम डिमांड कर्व की बात करते हैं तो डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, ठीक है। अब डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होने का एक सिंपल सा रीजन जो मुझे पता है कि सबसे पहली जो बात हम करेंगे वो ये है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं किसका, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, यानी अगर किसी कमोडिटी के प्राइस में अगर चेंज होता है तो उस चेंज के एवज में वो कंज्यूमर, वो कस्टमर कैसे रिएक्ट करता है। क्लियर है चीज। तो जब भी हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, यानी प्राइस में चेंज आएगा उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांड कैसे चेंज होगी, प्राइस में चेंज आएगा उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो ये जो रिलेशनशिप है ये हमेशा काम करता है इनवर्स मैनर में। यानी मैं कह सकता हूं प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच का रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। इसको हम टेक्निकल वे में लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड को हम फर्दर जो लेटर ऑन वीडियो आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मुझे इतना याद रखना है कि डिमांड करो स्लोप्स डाउनवर्ड टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, दैट्स इट। एंड द रीजन बीइंग व्हाई द डिमांड करो स्लोप्स डाउनवर्ड, दैट मींस देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन वी आर मेकिंग ए कंपैरिजन बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन हम उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डिमांड फंक्शन, काफी वाइटल टॉपिक है इस चैप्टर का, या फिर डिमांड डिटरमिनेंट्स। यानी सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन अबाउट ऑल दोज एस्पेक्ट, अबाउट ऑल दोज फैक्टर व्हिच इफेक्ट्स द डिमांड इन एनी मैनर। समवेयर डाउन द लाइन कहीं ना कहीं जो भी चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में, चाहे वो किसी भी रेस्पेक्ट में हो, लेकिन उन चेंजेस का डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा, यानी वो किस तरीके से डिमांड को इफेक्ट करते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे डिटरमिनेंट्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, इनके बारे में हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का मतलब एक इंडिविजुअल के जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में कंसिडर करेंगे। यहां पे हम बात कर सकते हैं डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर, उसके बाद हम बात करेंगे वाई, देन उसके बाद हम बात करेंगे टी, और उसके बाद हम बात करेंगे ई। यानी एक इक्वेशन मैंने लिख दिया, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ आर, वाई, टी, ई। अब यहां पे इनका मतलब क्या है, अगर मैं प्राइस ऑफ एक्स को डिफाइन करूं तो प्राइस ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि किसी वस्तु का जो खुद का प्राइस है, यानी ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, यानी किसी वस्तु की मार्केट में डिमांड कितनी है कितनी नहीं है, ये उस वस्तु के खुद के मूल्य से भी क्या होगी, इफेक्ट होगी। यानी यहां पे अगर कमोडिटी का नाम एक्स रख ले तो डिमांड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, यानी उसका खुद का मूल्य भी क्या करता है, उसकी डिमांड को इफेक्ट करता है। दूसरे नंबर पे बात करें पी आर, दैट इज स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे इसको खत्म कर लेते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या हुआ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है, रिलेटेड गुड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स की, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे किनकी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। अब इनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन सिंपल सी है, दोज गुड्स विच आर अल्टरनेटिव फॉर ईच अदर, दैट मीन्स वो जो एक दूसरे के अल्टरनेटिव होते हैं या एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। फिर से रिकॉल कर देता हूं, गुड्स दोज आर विच आर अल्टरनेटिव फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं, यानी एक दूसरे के स्थान पे क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं।
उनको हम कंसिडर करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स या प्रतिस्थापन गुड्स। इनके एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं टी और कॉफ़ी का। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के रिगार्डिंग अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लो अगर टी का प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, तो जो कॉफ़ी की डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर टी का प्राइस क्या होता है, कम होता है, तो कॉफ़ी की डिमांड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी सिंपल तरीका क्या है समझने का, मान लो मेरे पास एक एग्जांपल के माध्यम से समझूं, चाय का एक कप मुझे 7 रुपीज़ में मिलता है और कॉफ़ी का एक कप मुझे कितने में मिलता है, 10 रुपीज़ में। सिंपल सी बात है। अब चाय का प्राइस क्या है, कम है कंपेयर टू कॉफ़ी, तो चाय की डिमांड भी क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा लोग किसका कंजम्पशन करते हैं, चाय का। लेकिन अगर मैं चाय का प्राइस कितना कर दूं, ₹10, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बात आती है कि भैया दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, किसी पार्टी में आप हो या किसी फंक्शन में आप हो या किसी मार्केट में आप खड़े हो मॉल वगैरह में, तो वहाँ पे 10 रुपये में चाय भी मिल रही है और 10 रुपये में कॉफ़ी मिल रही है, तो अपनी शान किसके कंजम्पशन में। यानी अगर बात करें सोशल रेपुटेशन की या एक मतलब जो एक साइकोलॉजिक सेटिस्फैक्शन मुझे चाहिए वो मुझे किस में मिलेगा, कॉफ़ी के कंजम्पशन में। अगर दोनों अवेलेबल है तो ज़्यादा शान की बात मैं किस में समझता हूँ, कॉफ़ी के कंजम्पशन में, ठीक है। तो यहाँ जो रिलेशनशिप है अगर बात करूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स का तो वो पॉजिटिव है, यानी एक का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो दूसरे की डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे टी का प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर टी का प्राइस कम होता है तो कॉफ़ी की डिमांड भी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर मैं बात करूं तो दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, दैट मीन्स वो गुड्स जो एक दूसरे के साथ प्रयोग किए जाते हैं, यानी सिंगल वो यूजेबल नहीं है, सिंगल उनका कोई यूज नहीं है। अगर उनको यूज मुझे करना है तो एटलीस्ट उनका यूज तभी होगा जब वो क्या है, टुगेदर है। दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कंसीडर करूं तो कार और पेट्रोल, या फिर मैं कह सकता हूं पेन और इंक। अब ये एग्जाम्पल है किसके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। अब इनके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, मान लेता हूं मैंने कार का प्राइस क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो कारें महंगी होगी, तो जाहिर सी बात है कार क्या करेंगे, लोग कम खरीदेंगे, क्लियर है। तो उसका पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा, सोचने वाली बात है। अगर कार का प्राइस क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो उसके केस में जो पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांड है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, वो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर कारें सस्ती हो जाती हैं, कार का प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है, तो जो पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर से रिकॉल कर देता हूं, अगर कारें महंगी होती हैं तो पेट्रोल की जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाएगी, लोग कार का कंजम्पशन क्या करेंगे, कम करेंगे, कार कम खरीदेंगे, ठीक है। और अगर कारें सस्ती हो जाती हैं, ठीक है, तो ज़्यादा लोग कार खरीदेंगे और उससे जो पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो चीज़ मुझे याद रखनी है जब हम बात करेंगे रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स कैरी आउट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स। दैट मीन्स टी कॉफ़ी का एग्जाम्पल हमने लिया, टी के प्राइस बढ़ेंगे, कॉफ़ी का प्राइस डिमांड बढ़ जाएगी, और टी का प्राइस अगर कम होगा तो कॉफ़ी की डिमांड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स। दैट मीन्स अगर कार का प्राइस बढ़ता है तो जो पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाएगी, और अगर कारें सस्ती हो जाती हैं, कार का प्राइस कम हो जाता है, तो पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है चीज़। अब इसके बारे में अगर फर्दर मैं डिस्कस करूं तो प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं किसकी, वाई की। तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम वाई के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं वाई। वाई का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, मैंने पहले भी बताया कि वाई स्टैंड फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अरे कंज्यूमर की इनकम क्या है, ये तो सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है ना, कि मतलब अगर मैं कोशिश करूं, मान लो जो भी मैं बीइंग ए पेरेंट्स अपने आप को कंसिडर करूं, तो मैं मेरे बच्चों को एक ऐसे स्कूल में पढ़ा रहा हूं जहाँ पे फीस वगैरह कितनी है, मतलब 200-300 रुपये, क्योंकि मेरी सैलरी कितनी है 15-20 हज़ार रुपये, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता महंगे स्कूल में एजुकेशन। लेकिन जैसे मेरी सैलरी क्या होगी, 10 से 1 लाख हो जाएगी, 20 से 2 लाख हो जाएगी, तो उस केस में मैं बच्चों को भी क्या करूँगा, महंगे स्कूल में एजुकेशन दिलाऊंगा, नहीं मेरी डिमांड्स भी क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो इनकम कैसे मतलब डिमांड को इफेक्ट करती है, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नॉर्मल गुड्स की, और फिर हम बात करेंगे किनकी, इन्फीरियर गुड्स की।
तो अब नॉर्मल गुड्स के रिगार्डिंग इनकम कैसे इफेक्ट होती है, या नॉर्मल गुड्स के रिगार्डिंग इनकम कैसे डिमांड को इफेक्ट करती है, इंफीरियर गुड्स के रिगार्डिंग इनकम कैसे डिमांड को इफेक्ट करती है। अब सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि नॉर्मल गुड्स होते क्या हैं। नॉर्मल गुड्स में दो चीजें हैं, ठीक है। अगर आप बात करें नॉर्मल गुड्स के केस में रिलेशनशिप ऑफ वाई एंड क्वांटिटी डिमांड, यानी नॉर्मल गुड्स के केस में वाई एंड क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे है, अगर वाई बढ़ेगी इनकम इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इनकम कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इनकम और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप कैसा है नॉर्मल गुड्स के केस में, पॉजिटिव। दूसरा जो पॉइंट है, यानी इसको मैं जो इनकम और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप है इसको इनकम इफेक्ट भी बोल सकता हूं। दूसरा अगर बात करें प्राइस, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप कैसा है, वो क्या है, नेगेटिव है। अगर बात करें नॉर्मल गुड्स के केस में, यानी यहाँ पे नॉर्मल गुड्स के केस में अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। प्राइस अगर घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर से रिकॉल कर देते हैं, इनकम इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव है। इनकम बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। और जो प्राइस इफेक्ट है वो कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होता है क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, प्राइस डिक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट इंफीरियर गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे दो चीजें मुझे समझनी है इंफीरियर गुड्स के रिगार्डिंग। सबसे पहला कि जो इनकम इफेक्ट है वो क्या है। अगर बात करें इंफीरियर गुड्स के रिगार्डिंग तो इनकम इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होगी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। इनकम डिक्रीज होती है क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर मैं बात करूँ इंफीरियर गुड्स, अब इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या हुआ, वो जो घटिया क्वालिटी के गुड्स होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो इनकम इफेक्ट कैसा है इंफीरियर गुड्स के केस में, नेगेटिव, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे इंफीरियर गुड्स की, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो उनकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, और इनकम अगर कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है ना, मतलब सोचने वाली बात ये होगी ना कि भाई अगर मेरी इनकम ज़्यादा है तो फिर मैं घटिया क्वालिटी के गुड्स नहीं खरीदूंगा। क्लियर है चीज़। दूसरा जो इफेक्ट आता है इनके रिगार्डिंग अगर बात करें यहाँ पे, तो वो होता है प्राइस इफेक्ट। इंफीरियर गुड्स के केस में प्राइस इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव। अब ये बड़ी कमाल की बात है इनके बारे में कि सर इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, इनकम ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो क्या करे हो, क्वांटिटी डिमांड कम कर दिया आपने इंफीरियर गुड्स की। तो प्राइस इफेक्ट कैसे पॉजिटिव हो सकता है, यानी यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंफीरियर गुड्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो उनकी क्वांटिटी डिमांड भी क्या होती है, बढ़ जाती है। प्राइस अगर घटता है तो उनकी क्वांटिटी डिमांड भी क्या होती है, घट जाती है। ये मतलब है यहाँ पे इंफीरियर गुड्स के रिगार्डिंग प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है, दोनों आपस में पॉजिटिवली क्या है, रिलेटेड है। अब ये काम कैसे करते हैं, यहाँ पे मतलब जो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स है वो काम नहीं करते, थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जाके बात करते हैं। ये एक साइकोलॉजिक फंडामेंटल है। साइकोलॉजिक फंडामेंटल का मतलब क्या है कि हम जब मार्केट में कुछ भी खरीदने निकलते हैं तो हम एक प्राइस स्टेमिना लेके चलते हैं, एक प्राइस का जो बैकअप हमारे माइंड में लेके चलते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन नेचर ऐसा है कि कोई भी चीज़ अगर आप उनको महंगी बेचोगे तो उनको हमेशा ये लगता है कि इस चीज़ के अंदर क्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर है चीज़। यानी सिंपल टर्म में अगर समझने की कोशिश करूँ, मेरी जो मेंटेलिटी है, मेरी जो साइकोलॉजी है, वो मुझे बार बार इंडिकेट करती है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा महंगी है, किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा है, तो उसमें क्वालिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो एक फंडामेंटल लॉ है, यानी मेंटली या मैं कहूँ साइकोलॉजिकली मैं इन चीज़ों को कंसिडर करता हूँ, तो वो कंसिडर करते हैं कि इंफीरियर गुड्स के रिगार्डिंग प्राइस इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव। ये दो चार चीज़ें मुझे याद रखनी है जब मैं डेफिनेशन की बात करूँगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये इनकम की हम बात कर लें, उसके बाद हम बात करते हैं टी, और टी का मतलब यहाँ पे होता है टेस्ट। अब ये सिंपल सी बात है, ये अपने आप में भाई सिंपल सी बात है ना, किसी चीज़ को जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर करूँ, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या जब हम पढ़ते थे तो हमसे भी पूछा गया था कि बताओ कि खाना जब आप खाते हो तो टेस्ट के हिसाब से खाते हो या भूख के हिसाब से खाते हो। दैट मीन जो हंगरनेस है उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन करते हो फूड का, या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग कंजम्पशन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें अपने आप के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी चीज़ का टेस्ट ज़्यादा है तो यानी मैं सिंपल सी बात अगर समझने की कोशिश करूँ, उसके टेस्ट का मैं क्या हूँ, हैबिचुअल हूँ। तो अगर टेस्ट मुझे ज़्यादा आ गया तो उसकी क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और टेस्ट अगर मुझे नहीं आया तो उसकी क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। सोच के देख सकते हो, किसी चीज़ का कंजम्पशन किया, मज़ा नहीं आया तो अगली बार उसकी डिमांड नहीं करोगे। अगर किसी चीज़ का कंजम्पशन किया, उसमें मज़ा आया, टेस्ट आया, तो उसकी डिमांड अगली बार क्या होगी, ज़्यादा करोगे, ठीक है।
और लास्ट हम बात करें किसकी, ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। यहाँ जो चीज़ें लिखी हैं उनको हम पहले कंसिडर कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है कि मैं फ्यूचर में उसकी डिमांड में होने वाले चेंजेस की बात कर रहा हूँ। यानी सिंपल सी बात है, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अगर मुझे पता होता कि लॉकडाउन के टाइम में चीज़ों की डिमांड्स क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी और उनकी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी जो लॉकडाउन का सीजन है उसमें अब डिमांड क्या है, ज़्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है। सिंपल सी बात है, लॉकडाउन का टाइम है क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट वगैरह सब क्या है, लॉकडाउन है, सब कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो इस केस में जो कमोडिटी के प्राइस हैं वो क्या हो रहे हैं, लगातार इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्लियर है चीज़। तो अगर मुझे इस चीज़ का पहले पता होता कि लॉकडाउन में ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, यानी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो क्या मैं लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले उनका स्टोरेज नहीं कर लेता? सिंपल सी बात है। अगर मैं फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी डिमांड इंक्रीज होगी या इसकी सप्लाई कम होगी, तो उस केस में क्या करूँगा, प्रेजेंट डिमांड को, या मैं सिंपल तरीके से समझें इसको, मुझे लगता है कि फ्यूचर में चीज़ मुझे नहीं मिलेगी तो अभी क्या करूँगा, डिमांड को इंक्रीज कर लूँगा, ज़्यादा खरीद लूँगा। या फिर मुझे ये लगता है कि फ्यूचर में मुझे आसानी से अवेलेबल हो जाएगी तो उसकी जो प्रेजेंट डिमांड है उसको मैं कम कर लूँगा। क्लियर है चीज़। यानी दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करूँ, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 2 बाइक्स का, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझने की बात करते हैं। बजाज की बाइक है और हीरो होंडा की बाइक है। अब इन दोनों को खरीदने के पीछे प्रेफरेंस क्या है, अगर मुझे रीसेल वैल्यू को कंसिडर करना है तो मैं जाऊँगा किसके साथ, हीरो होंडा की बाइक के साथ। हालांकि उसका नाम आजकल हीरो है, होंडा उससे अलग हो गया, ठीक है। और अगर मुझे एवरेज को कंसिडर करना है तो मैं जाऊँगा किसके साथ, बजाज के साथ। अब अगर मैं रीसेल वैल्यू को कंसिडर कर रहा हूं तो मुझे खरीदना है किसको, हीरो की बाइक को। और अगर मैं केवल ये देख रहा हूं कि कौन सी मेरे बजट में है, कौन सी अफोर्डेबल है, किसका मतलब रनिंग कॉस्ट चीपर है, तो मैं डेफिनेटली किसके साथ जाऊंगा, बजाज के साथ, क्योंकि उनका एवरेज क्या है, अच्छा है। क्लियर है चीज। तो दीज आर द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। एक बार इनको नोट डाउन कर लो, फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं किसकी, मार्केट डिमांड की, यानी डिमांड फंक्शन ऑफ मार्केट की। अगर मैं बात करूं एक्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे यही चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई की हम बात कर लें, टेस्ट की हम बात कर लें और एक्सपेक्टेशन की हम बात कर लें। दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है यहाँ पे एन, और इसके बाद आता है वाई डी। अब इनको मुझे कंसिडर करना है। बाकी 5 का इंपैक्ट जैसा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में था वैसा ही किसमें होता है, मार्केट डिमांड फंक्शन में। तो सबसे पहले यहां पे अगर मैं बात करूं तो एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ फर्म, और दूसरा जो है वो क्या है, पॉपुलेशन साइज। अब नंबर ऑफ फर्म की सिंपल सी बात है कि मतलब एक बिजनेसमैन के तौर पे अगर मैं कंसिडर करूं अपने आप को, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज़ की डिमांड नहीं होगी मैं उसकी इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दूंगा। या फिर सिंपल सी बात है ना, मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है और बिजनेसमैन क्या लगे हैं उसी चीज़ की मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए। तो अगर नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज हो रही है तो ये क्लियरली इंडिकेशन है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है चीज़। तो नंबर ऑफ फर्म कैसे हो, इंक्रीज होंगी तो डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये सिंपल से एस्पेक्ट है कि मतलब पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कंजम्पशन भी होगा, तो डिमांड भी क्या होगी, इनहेंस होगी। ठीक है। और उसके बाद बात करें वाई डी, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब वो जो गल्फ बिटवीन पुअर एंड रिचर के बीच में रहता है, यानी अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, जिसको मतलब सिंस 1947 गवर्नमेंट एफर्ट करिए कि इसका जो गैप है उसको लगातार कम से कम किया जाए, उसको कंट्रोल में लाया जाए। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम उसको इंडिकेट करता है। क्लियर है चीज़। यानी अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सही तरीके से नहीं हुआ तो जो अमीर लोग हैं वो क्या होंगे, और अमीर होते जाएंगे, और जो पुअर हैं वो क्या होंगे, गरीब होते जाएंगे। ठीक है। तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, अब इसके बारे में अगर बात करूँ तो सिंपल सी बात है, जो टैक्स वगैरह सब्सिडी वगैरह होती है इनके माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम को क्या करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यानी सिंपल तरीका क्या है कि टैक्स रेट ज़्यादा कर देगी किसके ऊपर, अमीर लोगों के ऊपर। जैसे हम बात करें यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रोग्रेसिव टैक्स रेट होता है और एक हमारा क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स रेट होता है। ठीक है।
तो हमें सिर्फ इसको ध्यान में रखना। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट का मतलब क्या होगा कि भैया जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे टैक्स का बर्डन भी क्या होगा आपके ऊपर इंक्रीज होता जाएगा। तो इंडिया मतलब फॉलो करता है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स को, ठीक है। यानी प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स के माध्यम से क्या होता है कि जिन लोगों की इनकम ज़्यादा है उनके ऊपर टैक्सेस क्या होते हैं, ज़्यादा लगाए जाते हैं, और जिनकी इनकम कम है उनको टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाता है, ठीक है। तो ये टैक्सेशन सिस्टम के माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इफेक्ट किया जाता है। दूसरा, हम सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी की बात करते हैं तो यहाँ पे एलपीजी जो गैस का सिलेंडर आता है उसको आप कंसिडर कर सकते हो। ये आपके बजट के बाहर गया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडी देनी शुरू कर दी, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको दिया, आर्थिक सहायता आपको दी, जिससे वो चीज़ जो एक टाइम में आपके बजट के बाहर चली गई थी वो आपके बजट में दोबारा आ गई, ठीक है। तो दीज आर द डिमांड फंक्शन एंड डिमांड्स डिटरमिनेंट्स की हमने बात की जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंसिडर करेंगे किसको, लॉ ऑफ डिमांड को, जो कि थीम या कहूँ एक सेंटर पॉइंट इस चैप्टर का है, लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम क्या कहता है और कैसे वो प्रैक्टिकल वे में काम करता है, उसको हम कंसिडर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।